नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पंद्रह अगस्त का दिन हमारे लिए अत्यंत पवित्र एक राष्ट्रीय त्यौहार है और जब जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन नज़दीक आता है तो आप लोगों को ये गाना सुनने के लिए मिलता है, जो कि अब अमर हो चुका है ये गीत। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, कहीं भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मित्रों, ये गाना वास्तव में हमारे शहीदों को याद दिलाने वाला एक उत्तम गीत है। तो आइए आज हम हमारे ऐसे स्वातंत्र्यवीर सैनिकों का याद करेंगे जिनके नाम शायद आपने सुने हो, पर उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको विशेष जानकारी नहीं होगी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं आज ऐसे हमारे जो स्वातंत्र्यवीर हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको परिचय कराऊंगा। तो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मेरे इस चैनल को अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और साथ ही यदि आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा ये कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट भी दीजिए। मैं उन सभी हमारे साथियों का आभारी हूं जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इसको लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाया है। तो मैं ऐसे सभी हमारे दर्शकों का आभारी हूं। तो चलिए आज हम हमारे सबसे पहले जो स्वातंत्र्यवीर हैं उसके संबंध में जानने से पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कैसी हुई उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुई थी। उस स्वतंत्रता संग्राम का होने का मुख्य जो कारण थे वो ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के प्रति दमनकारी नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं और नवाबों के अधिकार छीन लिए थे। ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक सेना में थे और भारतीय सैनिक जो सेना में काम करते थे उनके वेतन में जमीन आसमान का अंतर था। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिलता था, तो इस कारण सैनिकों में भी असंतोष था। तो इस सब बातों को मिलाकर उस समय भारतीयों के मन में स्वतंत्रता संग्राम करने की एक प्रबल इच्छा और आक्रोश उत्पन्न हुआ। फिर 10 मई 1857 को एक ऐसी अफवाह फैली, वो अफवाह नहीं थी, सच्चाई ही थी, पर उस समय उसको अफवाह कहा गया था कि बंदूक के कारतूस में जो चमड़े का खोल लगा रहता है वो चमड़े का खोल गाय के चमड़े का बना हुआ है। इस कारण भारतीय सैनिकों ने उस खोल को दांतों से खोलने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों का विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मंगल पांडे जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उनका नेतृत्व किया। ये स्वतंत्रता की आग मेरठ से जल्द ही दिल्ली तक पहुंच गई। फिर इन स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर जी ने किया। ऐसे ही कानपुर और लखनऊ में भारतीय सैनिकों ने नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और ब्रिटिश सैनिकों का और अधिकारियों का कत्लेआम किया। झांसी की रानी को पुत्र नहीं था तो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया हुआ था, तो ब्रिटिश सेना ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में उस दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर दिया। इस कारण झांसी की रानी और ब्रिटिश सरकार के बीच भी युद्ध होने लगा। वो मदद मांगने के लिए ग्वालियर के महाराजा शिंदे जी के पास आई, परंतु उसी समय ब्रिटिश सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के बजाय झांसी की रानी ने आत्म बलिदान किया और अपने को अग्नि को समर्पित कर दिया। फिर ब्रिटिश सरकार ने बड़े मजबूत इरादे के साथ इस स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया और भारत पर अपना नियंत्रण और अधिक मजबूत कर लिया। इस स्वतंत्रता संग्राम के कारण देश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो गया और भविष्य में भी ऐसे आंदोलन होने के लिए एक प्रेरणा प्रदान हो गई। उसके बाद हमारे देश में अनेक क्रांतिकारी आए जिन्होंने ब्रिटिश सेना और उनके शासन को अपने क्रांतिकारी विचारों से हिला दिया। तो ऐसे ही जो अनसुने हमारे क्रांतिवीर थे, आज हम उनकी चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी के बारे में तो सभी को सब कुछ मालूम है। तो आज मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। जिनके नाम लोगों ने सुने हैं पर उनके जीवन चरित्र के बारे में उनको कम जानकारी है, ऐसे लोगों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के जी का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरोडणे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत फड़के और माता का नाम सरस्वती बाई था। वासुदेव बलवंत फड़के जी को संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान प्राप्त था। एक बार उनकी मुलाकात व्यायामशाला में उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी और विचारक ज्योतिबा फुले से हुई और उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित भी हुए। फिर उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के साथ हुई। वो तिलक जी से भी बहुत प्रभावित हुए। तिलक जी से उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर वासुदेव बलवंत फड़के ने आदिवासियों को साथ में लेकर एक आदिवासी सेना का संगठन किया। वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे तथा मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट में ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरी करते थे। परंतु जब उनकी माताजी का देहावसान हुआ तब उनको छुट्टी नहीं मिलने के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा छोड़ दी और आदिवासियों की जो सेना संगठित की थी उसके साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने पूना शहर के ऊपर कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया था, परंतु 20 जुलाई 1889 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनको आजन्म कारावास की सज़ा सुनाई गई। उन्हें अंडमान जेल में रखा गया, जहां उन्हें भयंकर शारीरिक यातनाएं दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के जी का दिनांक 18 फरवरी 1883 को जेल में ही निधन हो गया। वासुदेव बलवंत फड़के को भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ किया था। वासुदेव बलवंत फड़के का जीवन राष्ट्र प्रेम
और बलिदान का प्रतीक है और आज उनकी कहानी सभी युवाओं को प्रेरित भी करती है। ऐसे ही हमारे दूसरे स्वतंत्रता वीर जो थे, उनका नाम था खुदीराम बोस। वो भी एक महान क्रांतिकारी थे। केवल 18 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की इच्छा से फांसी की सजा को हंस के स्वीकार कर लिया। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माताजी का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। अपने माँ बाप से ही राष्ट्र भावना खुदीराम बोस के मन में जागृत हुई और उससे ही प्रेरित होकर उन्होंने पढ़ाई 9वीं तक पूर्ण करने के बाद छोड़ दी और उस समय बंगाल विभाजन का जो आंदोलन चल रहा था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें वो शामिल हो गए सक्रिय रूप से। वे रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम के पैम्पलेट घर भर बांटने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुदीराम बोस जी ने अपने साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मिलकर उस समय के मुजफ्फरपुर के सेशन जज डगलस किंग्सफोर्ड को की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु उस प्रयास में 2 यूरोपीय महिलाओं की हत्या हो गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस की शहादत ने देश भर में देशभक्ति की भावना को बढ़ा दिया तथा युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। खुदीराम बोस को उनकी फांसी के बाद बंगाल के जो जुलाहे थे, वो एक खास किस्म की धोती बनाने लगे जिस पर खुदीराम बोस का नाम लिखा होता था। खुदीराम बोस की गाथा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी देशभक्ति की भावना आज भी हम हमेशा याद करते रहते हैं। ऐसे ही भारत के अनसुने स्वातंत्र्य वीरों में एक सबसे प्रमुख नाम है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोग स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के नाम से जानते हैं। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कवि थे, लेखक थे और एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर सावरकर था। वो एक शिक्षक थे। उनकी माँ का नाम राधाबाई था, जो धार्मिक और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित राष्ट्रवादी विचारों की व्यक्तित्व वाली व्यक्ति थी। अपने माता पिता के विचारों से ही प्रभावित होकर विनायक दामोदर सावरकर जी ने अपनी पढ़ाई पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पूर्ण की तथा 1906 में वे लंदन में कानून का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन सावरकर जी का मुख्य ध्येय भारत की स्वतंत्रता के बारे में था। वे इसी मुद्दे पर हमेशा चिंतन करते रहते थे। वे इंडिया हाउस में शामिल हो गए, जो भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास था, जहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों का वो मुख्य केंद्र भी था। वहीं से प्रभावित होकर वे एक क्रांतिकारी के रूप में
पहचाने जाने लगे। विनायक दामोदर सावरकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1857 में सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह का खोजपूर्ण अध्ययन किया और एक इतिहास लिख दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक ग्रंथ लिखा। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ था। इसका प्रकाशन होने के साथ ही ब्रिटिश शासन पूर्णतः हिल गया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी एक प्रसिद्ध सुधारवादी थे। उन्होंने हिंदू समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और अपना जीवन अर्पण कर दिया। उन्होंने रत्नागिरी में एक पतित पावन मंदिर का निर्माण कराया, जो जाति की परवाह किए बिना केवल हिंदुओं को लिए खुला रहता था। उस मंदिर में हिंदुओं का स्वागत किया जाता था। सावरकर जी का वैश्विक दृष्टिकोण हिंदुत्व की धारणा पर आधारित था। उन्होंने अपने 1923 को एक पैम्पलेट प्रकाशित किया, जिसमें हिंदुत्व और हिंदू कौन है इसको उन्होंने परिभाषित किया था। लंदन में अध्ययन करते समय 8 जुलाई 1910 को सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर क्रांतिकारी साजिश रचने, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। और दूसरा जो मुख्य कारण था कि सावरकर जी के जो बड़े भाई थे, उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। तो इस कारण उन दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सावरकर जी को 50 वर्ष की सजा सुनाई गई। 8 जुलाई 1910 को सावरकर जी को ब्रिटेन में गिरफ्तार करने के बाद जहाज से, जिसका नाम था एसएस मोरिया, भारत लाया जा रहा था। तब जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से सावरकर जी ने समुद्र में छलांग लगा दी। तैरते हुए तट तक पहुँचे। वो जो तट था वो फ्रांस सरकार का था, परंतु फिर भी ब्रिटिश सैनिकों ने फ्रांस की भूमि पर उनको गिरफ्तार किया और उसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया, जिसमें जिस राष्ट्र की भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो तो उस राष्ट्र की पहले अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सावरकर जी के कारण बनाया गया। उन्हें भारत में लाने के बाद अंडमान निकोबार की जेल में, सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया, जिसको काले पानी की सज़ा कहा जाता था। वहाँ कैदियों को कठोर श्रम और दिल दहलाने वाली अत्यंत भीषण यातनाएं दी जाती थी। उन्नीस में रिहाई के बाद जब सावरकर जी अंडमान निकोबार जेल, सेल्यूलर जेल में थे, तब वो अक्सर एक कोयले से दीवार के ऊपर कविताएं, ग्रंथ ये लिखते थे। और जब ये चीज़ ब्रिटिश हुक्मरानों को पता चली तो उन्होंने वहाँ पर पुताई कराकर दीवार पूरी साफ कर दी। पर दीवार साफ करने के पहले ही सावरकर जी ने वो जो कुछ अपने काव्य लिखे थे उनको कंठस्थ कर लिया और 1924 में रिहाई के बाद उनका वो सारा साहित्य उन्होंने प्रकाशित किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को एक बार फिर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का और तेज होने का खतरा महसूस होने लगा।
रिहा होने के बाद उन्होंने हिंदू महासभा में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और अपने हिंदुत्व के विचार की आधारशिला रखी। सावरकर जी का निधन 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। ऐसे ये हमारे अनजाने स्वातंत्र्य वीर सैनिक थे। आज हम उनको याद करके हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले सारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनको स्मरण भी करते हैं। और आज ही के दिन हम अपनी भारत माता को भी वचन देते हैं कि जिस प्रकार हमारे स्वातंत्र्यवीर सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना बलिदान दिया, वैसे ही हम लोग भी हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, हमारे देश का समुचित विकास करने के लिए हम अपना भी जीवन का बलिदान देने के लिए वैसे ही तत्पर रहेंगे। जय हिंद। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा? अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार दीजिए। मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।